आज आप लोगों की क्लास सर आप बैठ जाएंगे नहीं नहीं यही जा अच्छा ठीक जैसे है कल करे थे। ठीक है ये सेटअप की है मनीष जी इसको सेटअप कर दीजिए वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है आप सभी को पहले आप कल इनकी क्लास से इंटरेक्ट होंगे। आज हमारे सामने रिसोर्स पर्सन के रूप में यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर शशांक शुक्ला सर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीएम कॉलेज में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में। और आज आपका टॉपिक है, कल सर ने एथिक्स और मोरालिटी पे उनका लेक्चर था। आज उसको कंटिन्यू करते हुए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के राइट्स एंड ड्यूटी को डिस्कस करेंगे सर। तो सर तो आज जो आप लोग का पहला टॉपिक है एथिक्स और मोरालिटी, या फिर एथिक्स एज अ सबसेट ऑफ मोरालिटी, ठीक है ना। तो अंतर बहुत खास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्कोप में अंतर है, ठीक है। मोरालिटी जो होती है, मोरालिटी का हिंदी क्या होगा? नैतिकता, ठीक है ना। और एथिक्स का भी वही होता है। अंतर बहुत हिंदी टर्मिनोलॉजी में नहीं है। इंग्लिश में कहाँ आ जाती है मोरालिटी, मोर और लेस स्पेसिफिक होके पर्सनल भी हो जाती है, ठीक है। किसी की कुछ पर्सनल मोरालिटीज़ हो सकती है। सपोज करिए कि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेमिना होता है। आप काम कर रहे हैं कहीं पर और आपको आपके ऊपर है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेस्ट कर सकते हैं। अपना बेस्ट आपके लिए मतलब आप कितना कर सकते हैं आप ही जानते हैं। तो आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया है, आज मुझे इतना कर लेना है, या कोई प्री स्पेसिफाइड गोल है सब्जेक्टिवली जो कि पहले से फिक्स्ड नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि आपको इतना कर लेना है। आपके जाने का समय हो गया 5 बज गए, हाँ, और आपको अब आप यहाँ पर बाध्य नहीं है, आपके यहाँ पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको 5 बजे निकल जाना है काम करके। और उसके बाद भी आप अगर रुकते हैं और आपने कुछ अपना गोल सेट करके रखा हुआ है कि मुझे ये काम करना है, तो आपकी क्या है? पर्सनल मोरालिटी है। जो भी आपके कॉलेजेस होते हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आप बढ़िया से पढ़िएगा तो उनकी वेबसाइट्स पे, और पहले आप जिस समय वहाँ एंट्री करिएगा उस समय वहाँ पर जो बुक्स मिलती हैं प्रोस्पेक्टस ना, प्रोस्पेक्टस के साथ आपको हैंडबुक ऑफ कंडक्ट मिलती थी। हैंडबुक ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टूडेंट हैं, आप भी स्टेक होल्डर हैं, आपके बिना इंस्टीट्यूशन चलेगा नहीं, ठीक। दूसरा कौन है? टीचर है। जब भी कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन चलता है तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन पे चलता है, या व्हाटएवर जो वो एक दूसरे को दें, बायलैटरल टर्म्स होते हैं ना, एक दूसरे से दो। जब वो इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी उसकी तादाद हो जाती है, अब क्या होगा? तादाद बड़ी हो गई, रिक्रूटमेंट होने लगा, ऊपर से सैलरी के सिस्टम आ गए, तो अब उनको असिस्ट करने के लिए क्लर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। एक हेड होगा अकाउंटेंट जो देखेगा सबकी सैलरी कहाँ आ जा रही है, सबकी फीस कहाँ से कहाँ आ जा रही है। दूसरा कौन होगा? जिनको आप बड़े बाबू के रूप उसमें जानते हैं, जो जब आपके यहाँ टीचर्स की संख्या कम रहती है तो बड़ा बाबू ही सबके रिजल्ट बनवा देते हैं और सब लोग पास फेल हो जाते हैं ना, बड़े बाबू के हाथ में रहता है। तो फिर बड़े बाबू भी हैं, वो ये सारी चीज़ें जो जिसको कहते हैं कि फिजिकल चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है क्लास चलाने के लिए या क्लासेस रन हो स्मूथली, उनको वो देखते हैं बड़ा बाबू, ठीक है ना। तो सबको हाँ आ जाइए, पूछना क्या है, ये बहुत जगह खाली है ना। तो अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, किस लिए? कि अलग अलग हेड, क्योंकि वो चीज़ फैल गई ना। अगर उस एक कॉलेज में सिर्फ मैं और आप हों, या मैं हूँ और 10 स्टूडेंट हों, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना ब्रॉड नहीं है ना। क्योंकि टीचर के रूप में मेरा एक सब्जेक्ट है और स्टूडेंट के रूप में मैं आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। 1 घंटे भी क्लासेस बहुत हैं, बैठ के कहीं पेड़ में भी पढ़ा देंगे, पेड़ की छाँव में ना, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बहुत से सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, फैल जाती हैं व्यवस्थाएं, तो बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑर्गेनाइजेशन सकना बड़ा हो जाता है। तो आप जब वहाँ देखिएगा किसी कॉलेज में, या आज के दौर में वेबसाइट उपलब्ध है तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको चीज़ें, पहले प्रॉस्पेक्टस के साथ दी जाती थी। हैंडबुक ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर में आप हैं। स्टेक होल्डर मतलब क्या?
जिनकी जिनकी भागीदारी होनी है उस ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेक होल्डर आप हैं, स्टेक होल्डर मैं हूँ, स्टेक होल्डर एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए लोग हैं, प्रिंसिपल एक्सेट्रा जो भी हैं, और स्टेक होल्डर कौन है, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, पीओन से लेके BC ग्रेड तक जो भी हो, ठीक, इतने लोग वहाँ के स्टेक होल्डर हैं। और सबको उनकी हैंडबुक ऑफ कंडक्ट मिली हुई है, सबको प्री स्पेसिफाइड है, पहले से बताया गया है कि उनको कैसे रहना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से टीचर, जैसे मेरे जैसे टीचर, कि आपको समझ में आया नहीं आया बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा अपना काम है, पढ़ने का अपना इंटरेस्ट है, आप जो मन सो करिए, पढ़ाने में लिमिटेड। लेकिन बहुत से टीचर ऐसे आपको मिलेंगे कि उनका क्लास ओवर भी हो गया है, वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे के पढ़ाएंगे। वो उनकी क्या है, पर्सनल मॉरलिटी, समझ गए, उन्होंने अपने ऊपर उसको सुपर इम्पोज कर रखा है, अपने लिए उन्होंने स्टैंडर्ड का बार ऊपर चढ़ाया है कि नहीं, आखिरी बच्चे को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैंने कुछ पढ़ाया है। ऐसे बहुत अच्छे टीचर करते हैं, ठीक है। तो ये उनका पर्सनल मॉरलिटी, वो हैंडबुक में नहीं लिखा है, उनके हैंडबुक में 5 बजे तक या 5 ही घंटे पढ़ाना लिखा है, लेकिन उनका अपना पर्सनल स्टैंडर्ड है कि, और बहुत से लोग पर्सनल स्टैंडर्ड गिरा भी देते हैं, है ना, कि नहीं यहाँ हम बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे, आप कोचिंग में आइए पढ़िए। और बहुत से बच्चे भी होते हैं कि टीचर, इनफैक्ट ऐसे भी केसेस हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ टीचर से पढ़ के लड़के नेट हुए आपके बीच के, और आपके साथ के लड़के उनसे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं टीचर से नहीं पढ़ने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे लेके पढ़ा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि पैसे लेके पढ़ा रहा होगा तो कुछ पढ़ा रहा होगा, बाकी तो जो फ्री में पढ़ा रहा हो वैसे ही पढ़ा दे रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि हम लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सारी चीज़ें आपकी हैंडबुक में दी रहती हैं। जैसे आपके अपने राइट्स हैं, आपको पता होगा कि मैनुअल लेबर के मतलब मैनुअल लेबर जो होता है, जो हम लोग देखते हैं, लोग काम करते हैं, मजदूर मिस्त्री, हम लोग तो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं कि हम लोग बुद्धिमानी वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग वाला काम कर रहे हैं, तो हम लोग मैनुअल लेबर नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर आ गए हैं। जो लोग पहले करते थे मैनुअल लेबर, और डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर के लिए बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन चला ना। आंदोलन चला कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में उस आंदोलन की देन है कि आज आपको संडेज ऑफ मिलते हैं, और बैंक में सैटरडेज और संडेज दोनों ऑफ मिलते हैं। और जनरल लाइफ में जिन लोगों को आप काम पे लगाते हैं उनको 6 घंटे के लिए काम पे लगाते हैं या 7 घंटे के लिए काम पे, नहीं तो दिन भर लोग उनको मेहनत कराते थे। वही जब क्या कहते हैं, कौन सा सिस्टम चलता था, जमींदारी वाले सिस्टम है, ठीक है ना, तब ऐसा चला करता था। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से सबकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों डिफाइंड होती हैं। जैसे सरकार है, सरकारी नौकरियों के लिए बता, सरकारी नौकरियों के लिए आपका एम्प्लॉयर कौन होगा? आपका एम्प्लॉयर होगा वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी वो आपकी एम्प्लॉयर होगी, और आप एम्प्लॉय होंगे सरकारी नौकरी के तहत। और उसमें प्री डिफाइंड होगा कि आपको क्या करना है और सरकार को क्या करना है। सरकार का काम है टाइम से आपको सैलरी दे, और आपका काम है कि आप टाइम से सर्विस दें। जब आपको पहुंचने का टाइम है, टाइम से पहुंचिए, अपना काम करिए ना। ये सरकारी नौकरी में आप कितना भी कुछ भी कर लीजिएगा अपनी तरफ से, पर्सनली कोशिश करिए कि हम बहुत बढ़िया क्या कहते हैं, मेरे यहाँ ऑफिस में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर्स अच्छे नहीं, तो आप अपने से फर्नीचर बनवा के लगाएंगे तो आपको उसमें भी दिक्कत होगी, ठीक है। बहुत से लोग उसमें भी उंगली उठाने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि एज एन स्टेक होल्डर अगर आप कर्मचारी और क्लर्क हैं तो आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आप अपने ऑफिस में मेज कुर्सी सही करवा दें, ठीक, करवा दीजिए। अगर आपके सीनियर्स के गुडविल या गुड फेथ में आप हैं तब तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। और अगर आप उसमें नहीं हैं तो कहेंगे किससे पूछ के करवाए, ये काम मेरा था, तुम्हारे अधिकार में था नहीं, ठीक है। तो अपने अधिकार से ज़्यादा आप सरकारी नौकरी में इन जनरल नहीं कर पाते। अब आ जाइए प्राइवेट में। जब आप प्राइवेट में कहीं भी ज्वाइन करिएगा तो अनटिल एंड अनलेस आप कोर्ट में नहीं जाइएगा तब तक आपका हैरेसमेंट एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, होना ही है। क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है जो एक कंट्री रन कर रहा है, एक छोटा सा एंटरप्राइज है, छोटी सी कंपनी है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर वो उन 10 लोगों के लिए रूल्स सेट कर रहे हैं। वो रूल्स वो बदल भी सकते हैं कभी भी चाहे, ठीक। तो अनटिल एंड अनलेस आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि आपका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं है, जब तक
तब तक आप बहुत मायने नहीं रखेंगे, और जब तक आप बहुत मायने नहीं रखेंगे तब के आपके हरासमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई इंटरप्राइज या कोई कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही है तो वो जानती है कि उसकी एम्प्लॉयज़ की वैल्यू क्या है, इसलिए वो उनका हैरेसमेंट नहीं करेगी ताकि उनसे उनका बेस्ट निकाला जा सके। ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी। आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो आपकी राइट्स आपके इंस्टीट्यूशन के प्रति कितनी बनती है। हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल जो आपका स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट करता है। जैसे आपके यहाँ देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें कैटेगरी बांटी गई है जॉब्स की, ABCD ना। A ग्रेड का कर्मचारी, B ग्रेड का कर्मचारी, C ग्रेड का कर्मचारी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पर, और सबके अपने राइट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन जनरल गवर्नमेंट जॉब में किसी को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। करने को तो आप प्राइवेट में भी नहीं कर सकते हैं, पर प्राइवेट में क्या है, रास्ता थोड़ा लंबा है एक्सप्लॉइटेशन का विरोध करने का। आप जाइएगा पब्लिक कोर्ट में ना, वहाँ रास्ता ऑलरेडी लंबा हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में आप जब भी कोई पिटीशन दायर करिएगा, कुछ भी करिएगा अपने एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट, वो तुरंत फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, वो थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा तेज है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई पियोन है और आप कहें कि प्रिंसिपल है तो आप पियोन का अननेसेसरी जो है एक्सप्लॉइटेशन करिए और रात भर उसको बैठा कर रखिए, नहीं, संभव नहीं। उसके पास आवाज़ उठाने के लिए बहुत कुछ। ठीक, तो उसके बाद कल मैंने आप लोगों को बोला था ना, क्या कहते हैं, क्या बताना है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो एक्सिस्टेंशियलिज्म के लिए। ठीक है ना। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, एक्चुअली वो सैडिस्टिक है ना। बहुत पहले फिलोसोफर थे जॉन-पॉल सार्त्र। तो सार्त्र जो है वो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर, एग्जिस्टेंशियल मतलब होता है अस्तित्ववाद। ठीक है ना। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी तमाम सर्टेनिटी होती है। जैसे अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सी चीज़ें पोस्ट करते हैं ना, और देखते हैं कितने लोग हमको पसंद कर रहे हैं, है ना। तो आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं ये बड़ी मायने रखता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत श्योर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे तारीफ करें या आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें। ठीक। और बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो शायद वो आगे काम नहीं करेंगे ना। शायद संभावना है कि वो आगे न बढ़े काम करने के लिए। उनको जगह जगह पर स्टेप स्टेप पर हर कदम पर प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे आप प्रोत्साहित करें। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में जॉन-पॉल सार्त्र का कहना है कि आप, दो तीन टर्म्स हैं जनरल, वो बहुत जनरल टर्म्स है। आदमी को अपने इसेंस को पहचानना चाहिए। इसेंस मतलब आप किस लिए हैं, सार समझें। जैसे होता है ना सार लेखन, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पैराग्राफ को देने के बाद कहा जाता है कि आप शॉर्ट करके उसको, उसका क्रक्स लिखिए, उसका सार क्या है। ठीक है ना। तमाम चीज़ें दे दी गई, 10-15 चीज़ें। हमको रोज़ योग करना चाहिए, हमको योग करने से ये होता है, मतलब ये नहीं कि एकदम घुस के फ़ायदा बता दिया, वो तो पर्टिकुलर हो जाएगा। ऊपर से बातें बता दी गई, उस ऊपर से बातें बताने के बाद उस ऊपर की बात को बताने के लिए 15 लाइन लिखी गई, 15 पंक्तियाँ, और आपसे कहा गया सार बताने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि योग मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक जो दक्षता है उसको भी बढ़ाता है। इतने भी बहुत काफ़ी। तो अगर कोई बहुत पर्टिकुलर अंदर घुस के नहीं बताया तो योग का इतना भी आप डिफाइन कर दीजिएगा, बहुत है। तो इसी तरीके से मनुष्य का सार क्या है होने का, वो उन्होंने बताया है। तो सार के उसमें उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल ये लिया है, उदाहरण के तौर पर उन्होंने रखा है इस मेज को। ये मेज है या ये चाकू है, तो एक मेज और एक चाकू में, एक मेज एक चाकू एक मानिए, ठीक है ना, मेज चाकू, या फिर एक मनुष्य में क्या अंतर है, कुछ बता सकते हैं? मतलब ठीक है, सांस वांस लेते हैं, लिविंग नॉन लिविंग सब है, फंक्शनिंग में क्या अंतर है? फंक्शनिंग में, इसेंस में उनके हाँ, वो मैंने बताया। उसको उसके अलावा कुछ हल्का, ठीक है, सोचा करिए। एक्चुअली क्या है ना, उम्र आप लोग की सोचने की बात ये है
इसीलिए मैं मूव कर। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। और देखिए उन्होंने बताया है इसका फंक्शन प्री डिफाइंड है ना, इसे हम लोगों ने बनाया ना, इसका फंक्शन प्री डिफाइंड है। मेज किस काम आएगी, चाकू किस काम आएगा, और उससे ज़्यादा काम वो नहीं कर सकता है। आपका फंक्शन प्री डिफाइंड नहीं है ना। आपको यहाँ आपने जन्म लिया है तो आपको अपना इसेंस ढूंढना होगा कि मेरा मन किस चीज़ में लग रहा है क्या नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने बहुत से टर्म्स दिए हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स मिला के आखिरी में एक फिलॉसफी बनाएंगे, इसलिए मैं पहले टर्म्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसेंस मतलब आप समझ गए। उसके बाद उन्होंने बताया बैड फेथ। बैड फेथ मतलब दुरास्था हिंदी में। आस्था मतलब क्या होता है, जिस पे हम विश्वास करते हैं। विश्वास और आस्था में एक और बहुत बड़ा अंतर होता है, इंटेंसिटी में अंतर होता है, ठीक है ना। विश्वास करने के लिए हो सकता है कभी कभार आपको प्रमाण की जरूरत पड़ जाए, प्रमाण के बाद जो अवस्था आ जाती है जहां बिना प्रमाण के ही विश्वास करने लगते हैं, वो आस्था होता है। उन्होंने बैड फेथ टर्म यूज किया, दुरास्था। दुर मतलब होता है बैड, वैसे भी जनरल है ना। दुरास्था मतलब ये हो जाता है कि जो आपकी फंक्शनिंग को स्टॉप करना शुरू कर दे। और उन्होंने बैड फेथ में बहुत सी चीज़ों को लिया है। मैं कभी कभी मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ तो उसमें एक दो चीज़ और पाता हूँ बैड फेथ में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बैड फेथ में कुछ और चीज़ें जोड़ी जाए तो उन्होंने क्या किया है, आपका समाज, गॉड, ठीक है ना, ईश्वर, आपका समाज, धर्म, ये सब बैड फेथ है। बैड फेथ क्यों है? बैड फेथ इसलिए है कि जब हम कुछ काम कर नहीं पाते हैं तो हम इनका सहारा लेते हैं एक्सक्यूज के लिए। समझ गए? क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म के तहत ये है कि सात्र एक ऐसे दार्शनिक हैं या जो भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर होगा वो जनरली ऐसा कहेगा ही कि फ्रीडम इज अल्टीमेट वैल्यू, और हम फ्री हैं, ठीक है ना, हम फ्री हैं। एक पागल जिसको लोग कहते हैं वो फ्री होता है, फ्रीडम से हमको कोई रोका नहीं है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं करती, बस बात यही है। हम अपने जो हमने काम किया, जो हमने कार्य किया, जो हमने क्रिया की, उसकी जिम्मेवारी लेने से बचते हैं, और उसकी जिम्मेवारी लेने से बच के जाते कहाँ हैं? दुरास्थान जिनको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कुछ कर दिया और बाद में हम गलत सिद्ध हो गए तो हम जाएंगे ये कहेंगे कि यार मैंने परिवार के दबाव में ऐसा कर दिया, या मैंने समाज के दबाव में ऐसा कर दिया, या मेरा धर्म ऐसा कर रहा था, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आज के दौर में वो चीज़ प्रचलित नहीं रह गई, कॉमन सेंस से हट गई, लेकिन फिर भी मैं धर्म का सहारा लेके बच रहा हूँ। ये जो सहारा लेके बचते हैं, इसे इस सब चीज़ों को दुरास्था लगने वाली चीज़ है ना। मैं अपनी तरफ से मेरा मानना है कि भारत में गवर्नमेंट भी दुरास्था वाली चीज़ में आ जाती है। हम लोग भी जो है बहुत बार गवर्नमेंट को दोष दे के बचते हैं। वो चीज़ें जिसको हम खुद सही कर सकते हैं उसके लिए भी हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं। भारत में ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, मतलब कि अपने अगल बगल वालों गलत कर रहे हैं उस पर हमारी उतनी निगाह नहीं जितनी निगाह हमारी गवर्नमेंट पे है। गवर्नमेंट को गाली देना बहुत आसान है, बहुत दूर की बात है। अगल बगल वालों को गाली दे देंगे तो तुरंत ही जो है आपके मतलब की बातें गड़बड़ हो जाएंगी, तो उनसे नहीं, मेरा दोस्त गलत कर रहा है तो उसको उतना बोलने के बाद गवर्नमेंट गलत कर रही है वो बोलना ज़्यादा सही है, फेसबुक पे जाके लिख दो ना। तो ये सब चीज़ें, तो दुरास्था से हम लोग बचते हैं। अब उन्होंने एक टर्म एंजाइटी दिया। एंजाइटी मतलब बहुत कॉमन टर्म है। एंजाइटी मतलब टेंशन होना। टेंशन बहुत से ओवर थिंकिंग से क्या होता है, टेंशन का तनाव होता है। हाँ, टेंशन मतलब तनाव होता है, बेचैनी होती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इस तरह की चीज़ें और सोचते रहिए, ठीक है। तो एंजाइटी बेचैनी होती है, ठीक है ना। तो जब आप किसी जिम्मेवारी, अब देखिए दुरास्था का व्यक्ति सहारा किस लिए लेता है? एंजाइटी से बचने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि अपने किए गए कार्य के लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हैं और कोई जिम्मेवार नहीं है, तब आपको दिक्कत होगी, जब आपके पास बचने का कोई साधन नहीं रहेगा। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो अपनी
जो अपने कार्य के लिए खुद जिम्मेवारी ले लें। आप देखिएगा आपके गवर्नमेंट सेक्टर की पूरी संरचना ही उस आधार पे है। एक व्यक्ति के कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है, ठीक है ना, संरचना उस आधार पे है। लेकिन जब सजा देने की बात आती है तो सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है, सब मिलकर किसी एक पे जिम्मेवारी दें। तो जब व्यक्ति किसी खुद के किए गए कार्य के लिए जिम्मेवारी लेता है तो उससे बेचैनी उत्पन्न होती है उसको, और उस बेचैनी से बचने के लिए दुरास्था का सहारा लेता है। मैं समाज के दबाव में ऐसा किया, मैंने धर्म के दबाव में ऐसा किया, मैंने फैमिली के चलते ऐसा किया। तो सात्र का कहना है कि मनुष्य को अपने चीज़ों के लिए जिम्मेवारी लेना चाहिए। और उनकी बहुत फेमस नॉवेल है, उसमें उन्होंने नौशिया कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिलने की बात हुई थी उस चीज़ के लिए। वो पहले लिटरेरी पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ देने की बात हुई, फिलोसफर थे, लिटरेरी पर्सन थे। उन्होंने उसको अपने प्रिंसिपल्स को एज अ नॉवेल प्रोजेक्ट किया सबके सामने, और उनको उसकी बात हुई कि नोबेल प्राइज़, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कहा कि मैं इस प्राइज़ को मैं लूँगा तो मैं संस्थागत हो जाऊँगा किसी संस्था के अंडर में, क्योंकि अमूमन जो प्राइजेस होते हैं इस तरह के वो प्रायोजित होते हैं। कोई ना कोई धड़ा हमारे विश्व का उसको प्रायोजित कर रहा है, जैसे कि हो सकता है कि समाजवादी या हो सकता है पूंजीवादी देश जो मेनली है वो उसको प्रायोजित कर रहे हैं, तो प्रायोजित करते हैं। तो उन्होंने उसको लेने से इसलिए इनकार कर दिया। तो कुल बात ये ले दे के है कि आप यहाँ पर फ्री हैं और आप अपने फ्रीडम को कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, ठीक है ना। और जैसा मैंने कल बताया कि आप मनुष्यों में रुचि लेने के बजाय अगर किसी क्षेत्र में रुचि लेंगे और उसको अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाएंगे तो संभवतः आपका विस्तार भी ज़्यादा होगा और आपके जीवन में उथल पुथल भी कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप जितने डायनेमिक हैं उतना ही डायनेमिक दूसरा आदमी, उससे जुड़िएगा तो उतने ही आपको डायनेमिज्म का होगा ना। और अपने इसेंस को पहचानना और उस पर अटके रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके तौर पे एक एग्जांपल जो मैंने खुद कहीं सुना था, कहीं मैं रिफ्रेशर कोर्स कर रहा था तो वहाँ उन्होंने एग्जांपल दिया था, मैं बताऊंगा आपको। ऐसे ही एक लीडर थे, पूंजीवादी देश तो जानते हैं, अब उनके पास कुछ करने वालने के लिए है नहीं, जो बहुत डेवलप हो गए हैं। उन लोगों का अपना अपना सन के दिमाग रहता है कि क्या हम करें क्या नहीं करें। किसी के पास कोई काम नहीं है तो अरब देश में जो है सोने की कार बनवा के घूम रहे हैं, ठीक है। अब तेंदुआ पाल ले रहे हैं उनको, मतलब उनको हम न हैं अभी यहाँ पे एकदम गरीबी में कि खाने पीने की कल की व्यवस्था कैसी होगी, उनको नहीं है, ठीक। तो उन्हीं में से किसी यूरोपीय कंट्री में न्यूडिस्ट सोसाइटी जानते हैं, न्यूडिस्ट सोसाइटी में क्या होता है ना, अभी भी कई जगहों पे ऐसी कॉलोनी है वहाँ लोग बिना कपड़े उपड़े के रहते हैं, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं, अपना काम वाम भी कर रहे हैं, लैपटॉप बिना कपड़े के घूम रहे हैं, लैपटॉप में बहुत ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो किसी न्यूडिस्ट सोसाइटी ने वहाँ के कंट्री में किन्हीं प्रोमिनेंट लीडर को इनवाइट किया कि भाई आप आइए और हमें जीवन के कुछ मूल्य बताइए कि हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते। अब वो लीडर वहाँ सोचने लगे, वो बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा, देखो। स्वीकार तो उन्होंने कर लिया। स्वीकार करने के बाद वो अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो उनके मंत्रिमंडल ने उनको कोई बहुत विशेष सलाह नहीं दी कैसे जाया जाए उनके बीच। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है मैं भी जाऊँगा। तो गए वो उस दिन वो लीडर, जो प्रोमिनेंट लीडर जो ऐसे आम लोगों के बीच में रहते थे, वो वहाँ बिना कपड़े पहने चले गए कि भाई हम न्यूडिस्ट सोसाइटी में मैं जा रहा हूँ, वो सब वैसे ही बिना कपड़े के हैं, मैं तो वहाँ गए बिना। तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब कपड़े में आए थे जितने न्यूडिस्ट सोसाइटी वाले, और सिर्फ वो बिना कपड़े के ना। उन लोगों को लगा कि ये आदमी हमको बताएगा तो हम इसके रिस्पेक्ट में उस दिन कपड़े पहन के जाएंगे, ठीक है ना। और वो सब कपड़े पहन के आए थे, ये बिना कपड़े पहने पहुँचे वहाँ। तो आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं, उनको क्लियर करिए अपने दिमाग में, ठीक है ना, और उन पर हमेशा कायम रहिए। अपने आप को किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी और किसी भी प्रकार के धर्म से की तुलना में कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आज से पहले तो पैदा हुए नहीं थे और आज के बाद भी पैदा नहीं होंगे, है ना। जिस समय लोगों को कम्युनिस्ट बताया गया, जिस समय लोगों को पूंजीवादी बताया गया, उनसे आपको जोड़ने की क्या जरूरत है कि नहीं मैं कम्युनिस्ट हूँ, नहीं मैं, कोई मतलब ही नहीं है। मैं आज हूँ तो मैं अपने हिसाब से हूँ, है ना। उनकी आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को एसोसिएट करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी पोटेंशियल को कम कर देगा, ठीक है। तो अपने पोटेंशियल को बरकरार रखिए अपने आपस में। जो मैं यही कहता हूँ, क्योंकि
युवाओं में जो है एकता की कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग खुद से एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को रेगुलरली इंटरचेंज करते हुए आगे क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, जो समस्याएं नहीं आपके सामने आ रही हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका रास्ता खोजना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक स्टेज पे पहुंचने के बाद लोग आपको एम्यूलेट करेंगे, मतलब आपके ही तरह कोशिश करेंगे कि रहें, उनकी तरह हम बातें करें या सीखें चीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन चीज़ों को सीखना और किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करना, दोनों में बहुत अंतर है। और आप किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश न करें। आपके पीछे का बैकग्राउंड अलग है, जिस माहौल से आप आए हैं अलग है, और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है वो अलग है। उन सब को देखते हुए पूरी तरह से अपने आप में आपकी क्या रुचि है, क्या आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि आप देखिएगा जैसे छोटी से छोटी चीज़ें जो है, आप स्पेंसर्स का नाम सुने होंगे जो सब्जियां बेचते हैं, या आप देखिए जो आपके मैकडोनल्ड्स वाले जो टिक्की बेचते हैं, बर्गर बेचते हैं, है ना, ठेले वाले भी वही बेच रहे हैं। और उन्होंने बड़ी अपनी इंटरप्राइज खोल रखी है। अंतर बहुत कुछ खास नहीं है, अंतर है दिमाग का, वो उसको कितना बड़ा बनाना चाहते हैं और कितने में वो संतुष्ट है, ठीक है। उन्होंने अपना इंटरप्राइज बना लिया उतना बड़ा, और एक आदमी जो है वो सड़क पे ही वो काम कर रहा है, ठीक। युवा, आप जैसे और मेरे जैसे युवा बहुत क्या कर सकते हैं। आप पढ़ लिए, और अकेले काम करने वालों की तादाद कम नहीं है। जो आदिवासी क्षेत्र में है वो भी अकेले अपने भर का खा रहे हैं और कमा रहे हैं, ठीक है। तो एक युवा की पढ़ाई का काम क्या है, आप, और जो आपके आज का टॉपिक है ना ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पढ़ के आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक आदमी सड़क के किनारे सब्जियां लगा के बेच सकता है, लेकिन एक MBA किया हुआ आदमी उनको ऑर्गेनाइज करके स्पेंसर खोल सकता है, ठीक है ना, जिससे चीज़ें सिस्टमेटिक और लिनियेटिक हो जाए ना। तो वो आपका काम है। आखिरी धड़े तक देखिए, आखिरी लोग जो हैं उनसे कटिए नहीं कहीं से, ऊपर पहुंच गए और आराम से जीवन बिता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी ना कभी तो अपने ऑफिस से, अपने AC से बाहर निकल के आएंगे ना, व्यवस्था खराब रहेगी तो क्या कर लीजिएगा। दरभंगा में अगर नाले की व्यवस्था खराब है और थोड़ी सी बारिश में पानी ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो आप अपने रूम से बाहर आएंगे तो आपको पता तो चल ही रहा होगा कि दिक्कत हो रही है ना। उसको देखना जरूरी है। आप अपने रूम में उतनी देर हैं, कोई उस बाढ़ में ही दिन भर बैठा हुआ है, आपको वो दिक्कत नहीं पता चल रही, लेकिन आप बाहर जब भी निकलिएगा आपको पता चलेगा कि दिक्कत है। तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जुटा सकते हैं। बहुत समय लग जाता है, जैसे कि एक एक से जो आपके जो लोग समाज सेवी हुए हैं, पिस्ता, सीतलवाड़ और बहुत लोग जो बड़े बड़े हैं समाज सेवी, या फिर अगर आप देखिएगा आपके आज की डेट में भी नरेंद्र मोदी को आप कैसा भी माने प्राइम मिनिस्टर, तो बेस से उठे हैं ना। तो लोग बेस से उठते हैं और जब वो पॉपुलर होते हैं उसके बीच में बड़ा अंतर होता है। वो बहुत बड़ा समय गुमनामी वाला समय है, जब आपको लोग उतना नहीं जानेंगे, जब आपको बहुत बार लगेगा कि नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझसे कम स्किल वाले लोगों को लोग जान रहे हैं। लेकिन वो समय है जब आप बन रहे हैं ना। जितना समय आपको लोग नहीं जान रहे हैं और आप उस बेचैनी को टॉलरेट कर ले जा रहे हैं, वो समय है कि आपका टेम्परामेंट बन रहा है। आने वाले समय में भी आप अपना टेम्पर जल्दी लूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उस स्थितियों से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ वर्क है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय आपकी ड्यूटी और आपके राइट्स आपकी बुक ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफाई होते हैं कि आपको कितनी देर काम करना है, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए काम करते समय। आपका सपोज करिए काम है सॉफ्टवेयर का और आपके बेहतर हार्डवेयर की सुविधा नहीं है, सॉफ्टवेयर के आपके स्किल्स आपके जिससे आप डिस्प्ले कर सकें अपने स्किल्स को, उस तरह के सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिल रहे हैं ना। ये सब तमाम समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं वो हैं जहाँ पर आप अपनी डिमांड्स करिएगा राइट्स के लिए। आपकी राइट्स हैं और आपकी ड्यूटीज़ हैं। अगर आप प्राइवेट इंटरप्राइज में तो अपना बेस्ट दें, और गवर्नमेंट में है तो कोशिश करेंगे बेस्ट ना। गवर्नमेंट में बाध्यता तो नहीं है, प्राइवेट में बाध्यता है, तो गवर्नमेंट में कोशिश करिए कि बेस्ट दीजिए। तो ये आपकी राइट्स हैं ड्यूटीज़ में, ठीक है ना। और बाकी तो बहुत कल ही हो गया था, टॉपिक सेम ही था लगभग आज और कल का। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कितना टाइम हो गया?
क्वेश्चन है आप लोगों के? क्वेश्चन हो तो एकदम पूछते रहिए, क्वेश्चन के बिना आपका सेशन नहीं चलने वाला ज़्यादा। सर कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, ये कह रहे हैं कल की क्लास में किए थे, तो समराइज करके वही डेफिनेशन ही बता रहा हूँ मैं, वही जो कल इम्पैथी सिंपैथी आप लोग तो जान ही रहे होंगे, कल तो मैंने बता दिया था। हाँ, उसमें इम्पैथी और सिंपैथी का ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर वही बताने को ना, जैसे मेरे पास कोई यूट्यूब पे लाइव तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो आप सुन भी सकते हैं। हाँ, तो इम्पैथी और सिंपैथी में अंतर आप लोग पता है। कल कौन कौन था इतने में? आप तो थे और आप थे, 2 लोग तो मैं देख रहा हूँ, आप भी थे, 3 हो गए, आप नहीं थे, इधर कोई नहीं था ना। इम्पैथी और सिंपैथी में अंतर पता है आपको? हाँ, आप रहने दीजिए, वो बताएंगे, बताइए हिंदी में। सिंपैथी मतलब और एम्पैथी मतलब? मतलब हाँ, एम्पैथी मतलब तदानुभूति, ठीक है ना। दूसरों की जगह खुद को रख के देखना, एम्पैथी, और ऐसे ही सिंपैथी, ठीक है ना। तो हमारी सोसाइटी के लिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब लोग एक तरह नहीं हैं। जब तक आप दूसरों की जगह खुद को रख के नहीं देखिएगा, तब तक आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाइएगा अपने बिहेवियर में, ठीक है। तो उनको रख के देखना, उनके साथ खुद को बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं फिलॉसफी का एक एग्जांपल जनरली दे देता हूँ, क्योंकि मेरे में ये चीज़ थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड है और यहाँ आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही शिकार वाला जो मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, अगर शेर जो है वो हिरण का शिकार कर रहा है और अगर हंस जो है वो मछली का शिकार कर रहा है, तो आपको हिरण पे ज़्यादा दया आएगी। क्यों? क्योंकि शेर आपसे पावरफुल है और वो हिरण की जगह आपको देखेगा तो आपका भी शिकार कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन हंस जो है मछली की जगह आपको तो मार नहीं सकता, तो वो आपके लिए रूटीन वर्क हो जाएगा कि ये तो रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर शेर आपके सामने हिरण को मारे तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि आपकी जगह वो शेर हिरण की जगह आपको भी मार सकता है, ठीक है ना। तो एम्पैथी मतलब ये हो गया कि अगर कोई गरीब है तो अगर आप भी गरीब रहे हैं कभी, तो आप उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। बजाय कि आप अमीर हैं तो आप वो गरीब को उस हिसाब से कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो अभी क्या ज़रूरत है कि गरीब तो बहुत हैं अपने यहाँ, गरीब नहीं है तो अलग अलग सिचुएशन में पलने पड़ने वाले बहुत हैं। सबको हमारी तरह की अपब्रिंगिंग नहीं मिली है, हाँ। तो हम सबकी स्थितियों को समझ कर उनके साथ कनेक्ट करें, है ना। उनकी स्थितियों को बिना समझे हम अगर उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसका एक फ़ायदा और क्या होता है कि आप बहुत रिएक्ट नहीं करिएगा चीज़ों को लेकर ना। जब आपके मन की बात नहीं होगी तो ऐसा नहीं कि आप एकदम फट पड़िएगा, क्योंकि जो आपके मन की बात नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है वो आपकी तरह नहीं है ना। रिएक्शन किसी भी चीज़ों पे एकाएक नहीं बनता है, वो धीरे धीरे करते करते होता है। जैसे अगर कोई लेफ्ट हैंडर है, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडर है, तो उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंडर न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना कब थी? आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं? जब फर्स्ट टाइम शुरू किया था ना। जितनी बार रिपीटिशन होता जाएगा उतनी बार वो इम्पल्स बनता जाएगा। अब वो चॉइस नहीं रह जाएगी, अब वो इम्पल्सिव हो जाएगा ना। शुरुआत में अगर माता पिता ने आपको राइट हैंडर बना दिया तब आप हो जाइएगा, 10 साल तक रह गए तो अब वो इम्पल्स है। अब आप किसी भी काम को बाय इम्पल्स लेफ्ट हैंड करिएगा, ठीक है। चोरी करने की आदत सिर्फ पहली बार अगर आप रोकिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। व्यक्ति 10-15 बार चोरी कर लिया, 10-15 बार मर्डर कर दिया तो वो इम्पल्सिव है। अब उसको उतना पश्चाताप या उतनी दिक्कत नहीं होगी उस काम करने में ना। तो पहली बार जब कुछ होता है तो इम्पल्स। तो आप जब एम्पैथी होगी आपको किसी के साथ, तो आप इन चीज़ों को समझेंगे। उसने अगर किसी तरह का कोई कार्य किया या कुछ किया तो आज की बात नहीं है, वो बहुत पहले से उसके अपब्रिंगिंग, उसके बैकग्राउंड का नतीजा है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करिएगा? अब आप इन्फिल्ट्रेट करिएगा चीज़ों को रिफाइन करिएगा, जिसको कहते हैं रिफाइन करना, एक तरह छान लेना ना। बहुत सी चीज़ों को हटाइएगा और अल्टीमेटली आप देखिएगा उसके बिहेवियर के किस पार्ट से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब जो अनअवॉइडेबल है या उसके साथ आपका काम चल ही नहीं सकता है, आप सिर्फ उतने पे ही रिएक्ट करिएगा,
हर बात पर रिएक्ट, ठीक है ना। तो ये जानना, मतलब वही बोल रहा हूँ कि आपके अंदर अगर इम्पैथी होगी तो आप सबके साथ इम्पैथी, पहला व्यक्ति कुछ कर रहा है, गुस्सा दिखा दिया, बहुत सी बातें हो सकती है, अब किसी ने चिढ़ के आपसे बोल दिया, कुछ बोल दिया आपके वर्क प्लेस पे, तो आप ये समझिएगा, घर पे भी बहुत टेंशन होती है, लोग घर से भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, या हो सकता है कहीं कोई लॉस हो गया हो ना। तो एक बार ऐसा मैंने देखा है वर्क प्लेसेस पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप रिएक्ट नहीं करोगे, किसी ने आपसे कुछ उल्टे सीधे में बोल दिया है ना, गुस्से में आपने रिएक्ट नहीं किया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बाद में उस व्यक्ति को ये एहसास होता है, अगर उसको रिपीटेडली आप ही के साथ काम करना है तो उनको एहसास होगा कल मैंने इनको बेमतलब में बोल दिया ना, और वहीं पे आप रिएक्ट कर दीजिएगा तो ईगो पे आ जाती है बात, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ईगो को सेटिस्फाई करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, उसमें तो लोग बहुत बोल जाते हैं। तो इसलिए आपके बुद्धिमान होने में या नॉन रिएक्टिव होने में आपका एम्पैथी होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप दूसरों के साथ खुद को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक मैंने कल साथ इंटीग्रिटी वाला था, तो इंटीग्रिटी में क्या है, इंटीग्रिटी में मैंने बताया था जैसे हमारे सोसाइटी हमारी अपनी इंटीग्रिटी किस तरह से बनी रहती है, उसमें जितने भी लोग हैं आपके यहाँ A to D ग्रेड में सर्विसेज बांटी गई गवर्नमेंट जॉब में, और आप चाहें तो उसी तरह के स्लैब्स अपने सोसाइटी में भी देख सकते हैं, कोई टॉप लेवल के ऑफिसर का जॉब कर रहा है, कोई एकदम नीचे साफ सफाई करने वाला जॉब कर रहा है, तो वैल्यू सबकी है सोसाइटी में, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि आप एज एन ऑफिसर जो साफ सफाई कर रहा है उसको वैल्यू ही ना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना भी आपका काम नहीं चलेगा, उनको वैल्यू देना है, ठीक है ना। ऐसे आपकी सोसाइटी में एक इंटीग्रेशन बना रहेगा, डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर होना चाहिए, वरना हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से मैं वो पद या वो स्टेज हासिल कर लूँ जहाँ मुझे सम्मान मिले ना। कोई वो काम करेगा ही नहीं जहाँ उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर कोई साफ सफाई करने लायक ही है तो उसको करने के बजाय कोशिश करेगा कि मैं पूरा आमदनी जुटा लूँ और कहीं घुस देके, तो उससे भी आपका सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए कोई जॉब ऊंची नीची नहीं होती है, हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऑफिसर होकर या प्रोफेसर होकर आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, नहीं ये मेरे लाइफ में अल्टीमेटली कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन में कोई रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। ये हो सकता है कि मैंने अपना जॉब बहुत बेहतर तरीके से किया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं प्रोफेसर नहीं होता तो मैं अपना जॉब कायदे से नहीं करता, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सभी लोग जहाँ हैं अपना जॉब भी बढ़िया से करें, और हर वो दूसरे लोग जो उनके जॉब में कहीं से कहीं तक सहायक हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करें। जैसे कि आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम किया है, यहाँ पर साफ सफाई करने वालों ने अपना काम किया है, तब आप आराम से बैठ कर यहाँ पर क्लास करें, ठीक है ना। तो उन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लास्ट में है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक कल टर्म था सेल्फ कॉन्फिडेंस का, तो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के कई लेवल होते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास में सबसे पहला तो आपका अपना काम, आपके अपनी स्किल में आप कितने बेहतर हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देता ही है, ठीक। दूसरा, जो अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जिस समय बताया कि आज सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, तो साइकोलॉजी में टर्म्स होते हैं लोकस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। लोकस ऑफ आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं, कोई है साइकोलॉजी का? नहीं, पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, ये भी बढ़िया। तो लोकस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आप अपने आप को कहाँ से कहाँ तक जोड़ते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल लोकस ऑफ आइडेंटिटी होता है और इंटरनल लोकस ऑफ आइडेंटिटी होता है, ठीक। मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्सटर्नल लोकस ऑफ आइडेंटिटी होती है हमारे देश में, इंडिया में। हम अपने आप को उतना ही महत्व देते हैं जितना दूसरे हमें महत्व देते हैं, ठीक है। अगर दूसरे हमें महत्व नहीं देते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, हमारा क्या महत्व रह गया जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं, हमारे यहाँ जो टॉप मोस्ट जॉब जिसके पीछे हम भागते हैं जैसे सिविल सर्विसेज, उसमें भागने का कारण ये है कि हमको दूसरे महत्व देते हैं, ठीक है। आपको बाय डिफॉल्ट महत्व मिलेगा, गरीब गरीब लोग हैं उनका काम तो आप ही से है ना, है कि नहीं।
10 पैसे दे देंगे, अपना काम नीचे से निकलवा लेंगे। किससे? ऑफिसर जो हैं, कोई लेखपाल है, कोई मार्केटिंग ऑफिसर है, जा रहा है कहीं लिख रहा है कि दुकान पे 3-5 हो रहा है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ों को ओके कर दे रहा है। काम किससे निकलेगा? मार्केटिंग ऑफिसर से ना, सप्लाई ऑफिसर से। 10,000 5,000 लेके अगर काम निकल जा रहा है, किससे निकलेगा? सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर बेस्ट है अपने कैटेगरी में, अमिताभ बच्चन बेस्ट है अपनी कैटेगरी में। यूपी बिहार के भी माता पिता जानते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं जानते, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर बने, चाहते हैं उनके बच्चे अफसर बन जाए सरकारी। क्यों? क्योंकि सरकारी अफसर से ही काम निकलना है। सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन अपने अपने फील्ड में बढ़िया होंगे, लेकिन नीचे लेके गरीबों का घूस लेके काम नहीं करवा सकते उनकी औकात, ठीक है ना? तो ये है एक्सटर्नल लोकस ऑफ आइडेंटिटी। मुझे महत्व मिलना ही मिलना है लोगों के द्वारा। लोग आपके आगे पीछे लगे रहेंगे और हर क्षण आपको एहसास रहेगा कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। आप मतलब कि ये है ना, क्योंकि सरकारी नौकरी क्या है आपके यहाँ? एक राजा जैसी स्थिति है, राजा जैसी स्थिति है। जबकि राजतंत्र चल नहीं रहा है, ये जनतंत्र, लेकिन हमारे यहाँ, ठीक है ना? और बाकी इंटरनल लोकस ऑफ आइडेंटिटी बेस्ट स्टेज है जब आप अपने आप को रियलाइज कर लेंगे कि आप क्या हैं, ठीक है, और मैं क्या करना है। उस स्थिति में बाहर के लोग आपको कितना महत्व दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई नोबेल प्राइज विनर जो है वो डिस्कवरी किए जाते रहता है, ठीक है ना, करते रहता है। आपको पता होगा कि जितने भी लोग अमूमन नोबेल प्राइज पाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, जाहिर सी बात है वो एक ग्लोबल लेवल पे पुरस्कार है। और नोबेल प्राइज छोड़ दीजिए, मान लीजिए संस्थागत हो जाते हैं, कई बार राजनीति हो जाती है, उसके बाद भी आप छोड़िए, कोई लोग ऐसा ऐसा आविष्कार कर देते हैं जो मानव सभ्यता में बहुत बड़ी चीज़ साबित हो जाती है। उस आविष्कार तक पहुंचने से पहले उनको पता नहीं कितने लोगों ने उनकी तारीफ की होगी, ठीक है ना? और ऐसी तारीफें भी उनको सुनने को मिली होंगी कि उनको लगा होगा कि बस अब ये तो हो गया, इससे ज़्यादा क्या होगा जीवन में। लेकिन उनका लक्ष्य तारीफ हासिल करना नहीं है, उनका लक्ष्य अपने अंदर सुधार करते जाना है, ठीक है ना? उनको बाहर होने वाली तारीफ या अपनी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका अपना लक्ष्य जीवन में, वो इंटरनल लोकस ऑफ आइडेंटिटी है। एक्सटर्नल लोकस, आप अपने आप को उतना महत्व देते हैं जितना दूसरे आपको महत्व देते हैं। अगर दूसरे आपको महत्व नहीं दे रहे हैं तो आपकी निगाह में अपना महत्व खुद ही कम हो जा रहा है। और इंटरनल लोकस, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको कितना, आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और आप उसमें बेहतर करना चाहते हैं। इंटरनल लोकस, ठीक है ना? ये दोनों अंतर है। और इंटरनल लोकस ऑफ आइडेंटिटी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है? क्योंकि आपको अपने अस्तित्व का आभास है। जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, अब पता चला मैं बहुत ज़्यादा ओबीसी या SC/ST कैटेगरी वाले लोगों के बीच पहुँच गया और उन्होंने मुझे जनरल बात, तुम तो जनरल कैटेगरी को, तुम बेकार, जो भी हो, मतलब हमसे अलग हो। अब मैं एकदम बैठ जाऊँ डिप्रेस होकर कि मेरे साथ लोग समानतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बड़ा बुरा है ना? या मैं किसी मुस्लिम मेजॉरिटी जगह पहुँच जाऊँ और वहाँ लोग मुझे अपने भेदभाव करने लगे कि तुम तो हिंदू हो, है ना? और मैं एकदम हर्ट हो जाऊँ, तो बहुत बुरा है कि बताओ मेरे साथ। ये हर्ट होने वाली बात नहीं, ये सब फैक्ट्स होना ही है। जो बुद्धिमान होगा वो नहीं करेगा, लेकिन जो एवरेज होगा वो करेगा। तो क्या आप एवरेज लोगों के चलते उस तरीके से बिहेव करने लगेगा उनके? नहीं। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम देता है, यहाँ पर अपने एग्जिस्टेंस को लेके एश्योरेंस बहुत काम देता है कि मेरा लक्ष्य तो कुछ बड़ा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 4 लोग कह ही दिए, जीवन हमेशा एक तरह तो नहीं रहता है ना। कल आप दूसरी जगह चले जाइएगा, कल आप मेजॉरिटी में होंगे, तो अगर आपको यही बात हर्ट कर रही है कि आज मैं माइनॉरिटी में हूँ, वो मेजॉरिटी में है, तो मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप मेजॉरिटी में होंगे तो माइनॉरिटी वालों को दिक्कत पहुँचाइएगा। और अगर ये सब बातें आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पैदा कर रही तो आप अच्छी स्थिति में हैं। आप जहाँ रहिएगा वहाँ दूसरों को भी अपने साथ साथ ऊपर खींच लीजिएगा, है ना? तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य ऊंचे सेट करें। और एक्सटर्नल लोकस और इंटरनल लोकस में मैंने आपको फ़र्क बता ही दिया है, ये टर्म है साइकोलॉजी का, ठीक है ना? बस और कुछ
कोई क्वेश्चन इन जनरल? देखिए टॉपिक बहुत जनरल है। AECC ऐसी चीज़ें हैं ना आपकी, AECC जो है एबिलिटी इन्हेंसमेंट है ना, उसमें आपको बहुत जनरल चीज़ें बताई जाएंगी। आप उन चीज़ों को अगर अभी आप जिस स्टेज में है लाइफ में, सब 20-22 के ही होंगे क्या, 20-22-25, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, बहुत समय है, ठीक है ना। चीज़ों को सोचते सोचते, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर में मम्मी पापा सभी लोग जो है हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं वर्ड सही है। और कोशिश से मैंने कम से कम 10th क्लास में कॉन्शियसली, जहाँ मुझे हम खेलने जा रहे हैं की जगह मैं खेलने जा रहा हूँ, बोलना सीखा। और अभी मेजॉरिटी एटलीस्ट 97% टाइम तो मैं ही मिस करता हूँ ना। रीज़न ये है कि मुझे जो लगा, एक्चुअली मैं आपको पहले बताया, मैं सोचने वाली ही चीज़ है, कम से कम 1.5-2 घंटा बैठ के इधर उधर सोच, कुछ भी सोचो। तो मुझे सोचने में लगा कि हम वर्ड जो है वो कॉलोनियल पीरियड का वर्ड है। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब जमींदारी चलती है ना, और राजा महाराजाओं का दौर। और राजा महाराजाओं के दौर में जो बड़े पद पे लोग रहते होंगे वो कम से कम अपने आप को सिंगुलर नहीं समझते होंगे, अपने आप 10-15 लोग बराबर समझते होंगे। तो मुझे लगा कि वहाँ से वो हम वर्ड है ना। हम वर्ड मीन्स एक प्रोमिनेंस, और मैं वर्ड मीन्स मैं इंडिविजुअल हूँ। ये मेरी राय है, हमारी राय मतलब हमारी राय ये है, और मेरी राय में दोनों बहुत अंतर है। एक्चुअली इंग्लिश में तो साफ अंतर हो जाता है वी और आई का। हिंदी में क्या हो गया, इन सब वर्ड्स में थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन हो गया, अशुद्धता आती आते चली गई, और अब वो अशुद्धता पता भी नहीं चलती है, ठीक है ना। जैसे बिहार में तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं लोगों को देखा हूँ, बहुवचन और एक वचन और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं चलता है लोगों को, ठीक है, बात करते समय, ठीक है ना। रेलगाड़ी जा रहा है, भले ही सूर्यकांत त्रिपाठी और रामधारी सिंह दिनकर यहाँ से रहे हों और एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट कविताएं लिखे हों, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं चलता इसका क्या हो रहा है। बच्चा आ रहा है, बच्चा लोग आया कि नहीं आया, है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं एकेडमिक्स में ये चीज़ें नहीं हैं। एकेडमिक्स में है तो थोड़ा बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना, और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2 भाषाएं सीखें। यहाँ पे तो लोग इंग्लिश पे शोर शराबा मचाने लगते हैं, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं वो हिंदी मूवीज़ भी देखते हैं, उनको आपसे ज़्यादा, आपको जितनी इंग्लिश नहीं आती ना, उनको उतनी हिंदी आती है। इंग्लिश तो आती ही है और अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है, ये हाल है। तो सिर्फ हम लोग जनसंख्या में ज़्यादा है और जनसंख्या बढ़ाते ही जा रहे हैं, इसलिए हम लोग हिंदी को मनवा लेंगे, ये बात अलग है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को निकम्मा भी हैं उस स्थिति में कि हम लोग एक अलग भाषा नहीं सीखा। वो सब तो 2-2 भाषा सीख के बैठे हैं, हिंदी तो सीखे ही हैं, इंग्लिश आती ही है, और बहुत से लोग हैं जो बहुत सीखते हैं भाषाएं। हम बस उतना सीखना चाहते हैं कि हमको किसी तरह नौकरी मिल जाए सरकारी ना। अगर सरकारी नौकरी पैदा होते ही गारंटी होती तो हमारे माँ बाप हमारे बहुत लोग पढ़ाते भी, कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी तो मिल गया, पढ़ के क्या करना है ना। तो सरकारी नौकरी तक नहीं, स्किल होनी चाहिए, स्किल्स में मज़ा आता है। आपको बताऊं कि एक फिलोसोफर रहे हैं मूर, जॉर्ज मूर, तमाम चीज़ों की बातें की गई हैं, जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म में फ्रीडम को टॉप मोस्ट चीज़ मानी गई है। जीवन में जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष करेंगे वो फ्रीडम है। बहुत से लोग एल्ट्रुइस्ट फिलोसोफर होते हैं, वो लोग सुख को मानते हैं, सुख सबसे बेहतर चीज़ है। इसी तरह से एक पूरा थिंकर्स का लीनिएज है, परंपरा है, वो मानती है कि ज्ञान सबसे ऊपर है। ज्ञान किसी चीज़ के लिए प्राप्त नहीं किया जाता, ज्ञान अपने आप में प्राप्त करने वाली चीज़ है ना। तो पढ़ाई बहुत रॉयल शौक है, अगर कोई भी विषय पढ़ने में आपका मन लग जाए तो आपका जीवन बीत जाएगा। आप इधर उधर की बातों में बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा, शांति से। आप आफ्टर ऑल पूरा जीवन बीत गया, इधर उधर उछाल कूद मान लिया और क्या कहते हैं ऑफिसर बन गए, सबका भला कर दिया, और आखिरी में मानसिक शांति नहीं मिली तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन चीज़ों को चुनिए जिनमें आपकी रुचि है, और उन चीज़ों, मान लीजिए कोई और जॉब भी करना पड़ गया मजबूरी में, तो उस चीज़ को अपने अंदर से जाने मत दीजिए, क्योंकि वही आपको जीवन भर जो है लगाया रहेगा बाकी, ठीक है ना। कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी के? क्वेश्चन है कोई किसी का? क्वेश्चन इसमें क्या पूछेंगे लोग, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ के लोकल हैं, क्वेश्चन है हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई संबंधित कोई भी बात हो आप लोग आराम से कर सकते हैं डिस्कस, हम लोग है ही।
कोचिंग के लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ कोचिंग का बहुत कल्चर है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। लोग टीचर आके बैठे हुए हैं आपके यहाँ और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, यहाँ तक कि मेरी जॉब तो बहुत जल्दी लग गई। बहुत लोग हैं जो अलग अलग जगह से नौकरी करके, अच्छी नौकरी करके आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, SDM तक आए हैं अपनी नौकरी छोड़कर, क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन पता चला बच्चे क्या कर रहे हैं, कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, उसके बाद भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करना चाहिए, उसके बाद भी बच्चे बोल रहे हैं नहीं हम पैसा देंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि पैसे से जो है नॉलेज खरीदी जाती है, उसको तौल देंगे क्या ना। तो ऐसा नहीं है, आप लोग हैं यहाँ पर टीचर्स हैं, और टीचर्स आपको गाइड कर, थोड़ा परसू करना पड़ता है ना, थोड़ा परसू करना पड़ता है। इतना मैं आज भी अपने सुपरवाइज़र से जाके कांटेक्ट में नहीं आता, जितना मैं पाता हूँ कि CM कॉलेज में बच्चे बोल देते हैं कि अरे इन लोगों को करना ही क्या है, ठीक है ना। ये सब तो बहुत दूर की बात है। मैं अभी भी जाता हूँ, बाहर खड़े रहता हूँ, सर अंदर किसी से बात कर रहे हैं तो उसको बात करके निकल जाने तो तब जाता हूँ, और उन चीज़ों की कद्र होती है, क्योंकि सीनियर ये समझते हैं, वो 30 साल 32 साल पढ़ा चुके जान, उनको लगता है कि नहीं कुछ भी है रिस्पेक्ट ही सीखते हैं। रिस्पेक्ट ये थोड़ा ही नहीं है कि आज आप 10 लोग सामने टीचर का पैर छू रहे हैं और बाद में अकेले मिल रहे हैं, थोड़ा उनसे ऊपर पहुंच गए तो उनको निगलेक्ट कर दिया। समय समय की बात थोड़ी, रिस्पेक्ट कोई समय की बात थोड़ी नहीं हो, जिस जो करता है सबकी करता है, जो नहीं करता है किसी की नहीं करता है। मोहम्मद अली ने कहा है, मोहम्मद अली जानते हैं बॉक्सर बहुत बढ़िया थे, उन्होंने कहा है कि जो वेटर की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो वेटर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कर वो अगर ऐसी जगह होगा कि जहाँ उसे मेरी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी तो वो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। और मैं क्या कहता हूँ उसको, एक कोट है, मैंने बहुत दिन से मौका खोज के रखा था कभी किसी जगह ये कोटेशन किसी को बता दूँगा, तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डेंजल वॉशिंगटन बहुत बढ़िया एक्टर है, हॉलीवुड के पहले नहीं दूसरे ब्लैक एक्टर हैं जिनको ऑस्कर मिला। डेंजल वॉशिंगटन ने बहुत अच्छी बात की है कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, बट विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, ठीक है ना। कमिटमेंट कर ले के बिना आप कभी शुरुआत नहीं करिएगा। कमिटमेंट मतलब निश्चितता, मैंने इस चीज़ को तय कर लिया, मैंने फैसला कर लिया, ठीक है ना। एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी वाला क्या है, खैर एग्जैक्ट टर्म मैं बता दूंगा तो हो सकता है बहुत लोग समझे भी नहीं। तो इसलिए फैसला, जिसको मजबूत फैसला करते हो उसके बिना आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार आप कुछ काम नहीं, तो आप अंत नहीं कर पाइएगा, बीच में छूट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी क्या रुचि है उसको समझ लीजिए, कर लीजिए और उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रहिए। बाकी सब जॉब वॉब जीवन में क्या चल रहा है, बच्चे वाइफ फैमिली सब आते जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर, स्टूडेंट्स की तरफ से मैं हाँ, आपको थैंक यू बोल रही स्टूडेंट हूँ। और चलिए। सर आपने अपना कीमती समय दिया और एम्प्लॉइज़ के राइट्स और मोरालिटी और एथिक्स पे आपने बात की। ये सिर्फ इनके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आज का जैसा मैंने पूरा लेक्चर सुना कि ये इनके अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ में भी कैसे बैलेंस करें, इसको ये सीखेंगे। आपके कोर्स का भी नाम एबिलिटी एनहांसमेंट है, ठीक है ना। थैंक यू सर। और एक और इन्फॉर्मेशन है, कल आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन मोड में होगी, तो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप कनेक्ट हो जाइएगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कि नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, या जो आप